नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है अमित जैन। आज मैं आप लोगों को व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले क्लास 9th एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट 1 लेसन 7 ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा ग्रीटिंग्स, जिसे हम हिंदी में अभिवादन कहते हैं। Greeting is simply a process of communication, or we can say that it is an expression of feelings in which human beings make their presence using specific words or gesture or both in between individuals or groups of people coming in contact with each other. It is very important to be able to select an appropriate greeting for every situation because it can be used in formal situations and also in informal situations. अभिवादन केवल संचार की एक प्रक्रिया है, या हम ये कह सकते हैं कि भावनाओं की अभिव्यक्ति है, जिसमें मनुष्य विशिष्ट शब्दों या हाव भाव या एक दूसरे के संपर्क में आने वाले लोगों के समूह या व्यक्ति दोनों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इसका उपयोग करता है। हर स्थिति के लिए एक उपयुक्त अभिवादन का चयन करने में सक्षम होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसका उपयोग औपचारिक स्थितियों में भी किया जा सकता है और अनौपचारिक स्थितियों में भी किया जाता है। जो अगर हम कहें कि व्हाट इज ग्रीटिंग, अभिवादन क्या होता है, तो उस संदर्भ में यहाँ पे कुछ दिए गए पॉइंट्स हैं, उसको हम समझते हैं कि अभिवादन क्या होते हैं। अभिवादन कह सकते हैं कि एक बहुत ही आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले मन की अभिव्यक्ति है, जिसको हम शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। जो अभिवादन है वो भी एक संचार की प्रक्रिया है, और इसकी मदद से किसी भी प्रकार का जो संचार है वो अच्छे से शुरू किया जा सकता है। अभिवादन का इस्तेमाल अक्सर जो होता है वो किसी प्रकार के संचार या बातचीत करने से पहले किया जाता है, और सामान्यतः जब किसी प्रकार की बातचीत खत्म हो जाती है तो उसके बाद भी अभिवादन किया जाता है। अभिवादन जो है वो बोलकर भी किया जाता है। अभिवादन जो है वो किसी प्रकार के अपने हाथ पैर या चेहरे के हाव भाव से भी किया जाता है, और अभिवादन कई परिस्थितियों में दोनों के साथ बोलकर और हाथ पैर के इशारों के साथ भी किया जाता है। पत्र में या ईमेल्स में भी जो अभिवादन है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि लिखित संचार के अंतर्गत आता है। जब हम लोगों के आसपास से निकलते हैं या उनके पास से गुजरते हैं, उस समय भी कई बार कई तरह की सिचुएशन में आप लोग अभिवादन करते हैं। जो अभिवादन है वो उन व्यक्ति के बीच में तो किया ही जाता है जिनको हम जानते हैं, साथ साथ कई बार अभिवादन करने की आवश्यकता हमें ऐसी स्थिति में भी पड़ती है जहाँ पर हमें अजनबी के साथ अभिवादन करना पड़ता है। जो अभिवादन है उसके मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। इसका जो पहला प्रकार है उसको कहते हैं फॉर्मल, जो दूसरा प्रकार होता है इसका उसे कहते हैं इनफॉर्मल। अलग अलग संस्कृतियों में जो अभिवादन के तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं। वॉइसमेल ग्रीटिंग, कई देशों में क्या होता है कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी या टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज का इस्तेमाल करते हुए कई बार ऐसी स्थिति आती है कि जब आप अपने टेलीफोन या अपने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं या उठा नहीं पाते, तो उस स्थिति में उस आपके जो वॉइसमेल अकाउंट होता है उसमें पहले से ही आपके ही द्वारा एक मैसेज को रिकॉर्ड कर दिया जाता है, जो आपकी मोबाइल या टेलीफोन को रिसीव नहीं करने की स्थिति में वो खुद ब खुद जो सामने वाला व्यक्ति जो आपको फ़ोन लगा रहा है उसको वो मैसेज सुना देता है, जो कि एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज होता है। ये भी एक प्रकार का अभिवादन का एक तरीका होता है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे अगले टॉपिक पर, जो कि है टाइप्स ऑफ ग्रीटिंग, यानी कि अभिवादन के प्रकार। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अभिवादन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक फॉर्मल, जिसे हम हिंदी में औपचारिक अभिवादन कहते हैं, और जो दूसरा अभिवादन का प्रकार होता है वो होता है इनफॉर्मल, जिसे हम हिंदी में अनौपचारिक कहते हैं। फॉर्मल ग्रीटिंग्स क्या होते हैं, उसके कुछ मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या उसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। तो वो बातें हैं कि जैसे फॉर्मल ग्रीटिंग में जो ग्रामर होती है
वो करेक्ट ग्रामर होती है, ग्रामर के आधार पे पूरी जो अभिवादन है वो किया जाता है। फॉर्मल ग्रीटिंग का इस्तेमाल प्रेजेंटेशन में, रिटर्न लेटर्स में या कंप्लेंट करने के लिए भी किया जाता है। फॉर्मल ग्रीटिंग में जो अक्सर जो सेंटेंस होते हैं वो लॉन्गर होते हैं। फॉर्मल ग्रीटिंग में जो वोकैबुलरी होती है, यानी कि जो शब्दकोश उसके अंदर या शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वो बहुत ही एडवांस होते हैं। इनका इस्तेमाल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में भी किया जाता है, न्यूज़ आर्टिकल में भी किया जाता है, पेपर्स में किया जाता है, स्पीचेस में किया जाता है, ऐसे में किया जाता है। कन्वर्सेशन विद पीपल हु यू डू नॉट नो, स्ट्रेंजर्स, फॉर्मल ग्रीटिंग का इस्तेमाल वहाँ पे भी किया जाता है जब आप किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं, जो व्यक्ति आपसे पहली बार मिल रहा है या जो व्यक्ति आपके लिए अजनबी है, उस स्थिति में भी आप फॉर्मल ग्रीटिंग का इस्तेमाल करते हैं। मीटिंग समवन फॉर द फर्स्ट टाइम, जब आप पहली बार किसी व्यक्ति से मिलते हैं, उस स्थिति में भी हम फॉर्मल ग्रीटिंग का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मल ग्रीटिंग का इस्तेमाल उस स्थिति में भी किया जाता है जब आप अपने से बड़े सीनियर या अपने से बड़े ओहदे वाले किसी व्यक्ति को आप इम्प्रेस करना चाहते हैं। जैसे इसके कुछ एग्जांपल है फॉर्मल ग्रीटिंग्स का, कि हेलो, हाउ आर यू डूइंग, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग, हाउ हैव यू बीन कीपिंग, आई ट्रस्ट दैट एवरीथिंग इज वेल। इसी प्रकार से चलिए देखते हैं अगला टॉपिक, जो कि है इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स। इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स में जो है स्लैंग शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स का जो उपयोग है या अनौपचारिक अभिवादन का जो उपयोग है वो एवरीडे कन्वर्सेशन, मतलब रोज़मर्रा की जो हमारी बातचीत होती है उसमें किया जाता है। ये रोज़मर्रा की जो बातचीत होती है वो हम हमारे दोस्तों के साथ, हमारे फैमिली मेम्बर के साथ, हमारे क्लासमेट के साथ या हमारे सहकर्मियों के साथ भी करते हैं। ये जो रेगुलर ईमेल्स होते हैं आमतौर पर, जो मतलब ऑफिशियली लेटर पे नहीं दिए जा रहे हैं, नॉर्मल बातचीत करने के लिए, नॉर्मल काम के लिए हम ईमेल्स लिख रहे हैं, उस जगह पे भी हम इनफॉर्मल ग्रीटिंग का इस्तेमाल करते हैं। पर्सनल राइटिंग के लिए हम व्यक्तिगत अगर हम कुछ अपना लेख लिखते हैं, करते हैं, उसके लिए भी हम इनफॉर्मल राइटिंग का यूज़ करते हैं। शॉर्ट सेंटेंस, इनफॉर्मल जो ग्रीटिंग होता है उसके जो सेंटेंस होते हैं वो सामान्यतः छोटे होते हैं। इनफॉर्मल ग्रीटिंग में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब्स की संक्षिप्त रूप का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इज नॉट की जगह इजंट, आर नॉट की जगह आर नॉट आरंट, और वुड नॉट की जगह वोंट। इसी प्रकार से जो इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स होती हैं वो पढ़ने में आसान होती हैं, और इनफॉर्मल ग्रीटिंग जो होती है वो उसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये हमेशा 100% ग्रामेटिकल आधार पर या शब्दों के सही चुनाव के आधार पर सही नहीं होती। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। हाय, व्हाट्सअप, गुड टू सी यू, हाउ आर थिंग्स, हाउस इट गोइंग, हाउस लाइफ बीइंग ट्रीटिंग यू। अन्य उदाहरण जो है वो है फॉर्मल ग्रीटिंग के अंतर्गत, जिससे आप इमेज में देख रहे हैं। हेलो मेरी, हेलो, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हाट आर यू डूइंग, नाइस टू मीट यू, हाउ इज इट गोइंग आदि आते हैं। वहीं पर इनफॉर्मल ग्रीटिंग में है व्हाट्सअप, हाउडी, हाउ आर या, हाय, व्हाट्स न्यू, व्हाट्स गोइंग ऑन, हाउ इज इट गोइंग, हाउ आर थिंग्स आदि वाक्य आते हैं। इन दिए गए एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे फॉर्मल ग्रीटिंग में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग का उपयोग कब कब किया जाता है। ये जो ग्रीटिंग है समय के अनुसार किए जाते हैं। जैसे सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर के 11:59 तक आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, और दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आप गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं। शाम के 6 बजे के बाद अ, अंधेरा होने तक या सूरज के डूबने के बाद रात होने तक आप गुड इवनिंग बोल सकते हैं। इसी प्रकार जो फॉर्मल ग्रीटिंग है और इनफॉर्मल ग्रीटिंग है उसमें भी समय के अनुसार भी बहुत सारी चीज़ों का या अंतर होता है। जैसे आपका जो भाई है, वो मान लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि आपका भाई जब स्कूल जाता है तो वो अपने सुबह के टाइम अपने जो सीनियर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनको वो गुड मॉर्निंग बोलता है। वहीं पर जब वो उठता है और आप देखते हैं कि जब वो अपने पापा से या अपने फादर से मिलता है और उनको देख के बोलता है, मम्मी को देख के बोलता है, तो वो सिर्फ एक मॉर्निंग बोल सकता है। तो इस प्रकार से देखें कि जो टाइम के अनुसार फॉर्मल ग्रीटिंग, इनफॉर्मल ग्रीटिंग जो होते हैं वो बहुत सारी बातों पर डिपेंड करते हैं। ये इन चीज़ों पर डिपेंड करता है कि जिस व्यक्ति से आप बातचीत कर रहे हैं वो आपसे
उम्र में बड़ा है, किसी प्रकार के रिलेशन में बड़ा है, या वो आपका सीनियर है, या वो कोई एक अथॉरिटी है, कोई ऑफिसर है, इंजीनियर, डॉक्टर है। ऐसी परिस्थिति और ऐसी सिचुएशन के अनुसार ही फॉर्मल और फॉर्मल अभिवादन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक, जो कि है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। वाई डू वी नीड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? हमें अपने आप को किसी अन्य व्यक्ति को परिचय देने की आवश्यकता कब कब पड़ सकती है? चलिए इसे समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं। बीइंग अ स्टूडेंट यू मे हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन योर क्लास। एक एग्जांपल के रूप में अपने यहाँ ले रहे हैं कि हो सकता है कि एक स्टूडेंट के रूप में आपको अपनी क्लास में अपने क्लास के बच्चों के सामने अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत पड़े। ये स्थिति तब कब कब हो सकती है? जब आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र होते हैं, तो वहाँ पे आपके टीचर आपको बोलते हैं कि ये जो है हमारी क्लास के नए स्टूडेंट हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि सारे क्लास के जो सारे बच्चे हैं वो आपको अच्छे से पहचानना शुरू करें। एक ये स्थिति हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि किसी प्रकार का आपके स्कूल में प्रेजेंटेशन चल रहा हो, तब भी आपको अपने आप के बारे में व्यक्त करना आना चाहिए। तो इस प्रकार से बीइंग अ स्टूडेंट आपको इंट्रोडक्शन अपने आप को परिचय देने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसी प्रकार से एक इंटरव्यू में जब आप नौकरी करने के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, उस जगह पर भी जो इंटरव्यूअर होता है, जो आपसे प्रश्न करता है, जिसके जवाब आपको देने होते हैं, उस व्यक्ति को भी आप सबसे पहले अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं, उसको आप अपना परिचय बताते हैं। हो सकता है कि अपने आप को परिचय देने की आवश्यकता किसी ऐसी जगह पर भी पड़े, जैसे कि ऑडिटोरियम जहाँ पे हजारों की तादाद में लोग आपसे मिलने या आपके बारे में जानने आए हैं, और उसी जगह पर भी आपको अपना इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता पड़ती है। तो रिस्पेक्टिव ऑफ वेयर यू आर, द वे यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ डिसाइड्स व्हाट परसेप्शंस पीपल आर गोइंग टू हैव अबाउट यू। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पर अपना परिचय दे रहे हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि जो आप अपने बारे में बताएंगे उन लोगों को जो आपको सुनने आए हैं, या जो आपके बारे में जानने आए हैं, या जिनको आप अपने बारे में बता रहे हैं, उनको जब आप अपने बारे में बताते हैं, तो आपके बात बताने से उनका जो परसेप्शन है, उनकी जो मतलब आपके बारे में समझ है, वो बढ़ जाएगी। जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसमें जो जो बातें बताएंगे, उस हिसाब से जब सामने वाला व्यक्ति आपको समझेगा, तो हम ये कह सकते हैं ना, जैसे आपने इंग्लिश में सुना होगा, वेल बिगिन इज हाफ डन। अगर शुरुआत अच्छे से करी गई हो, तो वो जो गेम है या वो जो स्थिति है, उसको आपने आधा पहले ही जीत लिया है। कुछ इसी प्रकार से जो इंट्रोडक्शन है या फिर जो परिचय है वो काम करता है, चाहे वो एक स्थिति एक इंटरव्यू की हो, या प्रेजेंटेशन की हो, या एक नॉर्मल से अपने आप को व्यक्त करने की हो किसी जगह किसी स्थिति में। चलिए अब देखते हैं कि अपने आप को परिचय किस तरह से कराया जाता है। अपने आप को परिचय कराने का, इंट्रोड्यूसिंग अवर सेल्फ या इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, मैं अगर आप लोगों से कहूँ, तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट में चलना चाहिए, जिसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले हमें ग्रीट करना चाहिए। जब भी हम अपने आप को परिचय दे रहे हैं, अपने परिचय देने से पहले हमें सामने वाले व्यक्ति को ग्रीट करना चाहिए, मतलब उसको अभिवादन देना चाहिए। अभिवादन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फॉर्मल होते हो, इनफॉर्मल होते हैं। तो जब आप अपने बारे में किसी को बता रहे हो, वो सिचुएशन हो सकती है कि आप एक इंटरव्यू दे रहे हो या एक पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो। ऐसी स्थिति में आप लोग इनफॉर्मल जो मेथड है ग्रीट करने का, अभिवादन करने का, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसमें जैसे जो शब्द आते हैं, हाय, हेलो है, व्हाट्सअप, इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन फॉर्मल सिचुएशन होती है, जैसे आप इंटरव्यू रूम में बैठे हैं, कि आपके सामने आपके रिस्पेक्टेबल कोई व्यक्ति है, तब आप वहाँ पर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभिवादन के जस्ट बाद आप अपना नाम बताते हैं। नाम के अंतर्गत आप इन सेंटेंस का उपयोग कर सकते हैं, जैसे दिस इज अमित, आई एम अमित, या माई नेम इज अमित। यहाँ पर एक सेंटेंस है जो आमतौर पर काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे माई सेल्फ अमित। ये जो माई सेल्फ है, ये
पॉजेसिव प्रोनाउन है और पॉजेसिव प्रोनाउन के ठीक बाद नाउन का होना। आप माई सेल्फ के बाद अपना नाम लिखेंगे, जैसे माई सेल्फ अमित लिखते हैं, मान लो आप माई सेल्फ अमित बताते हैं, तो पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद जो आप नाम बता रहे हैं, जो नाम जो कि एक संज्ञा है, एक नाउन है, उस नाउन का होना ग्रामेटिकली सही नहीं होता है। इसलिए फॉर्मल सिचुएशन में नॉर्मली हमें माई सेल्फ अमित कहना बड़ा ही गलत होगा। इसलिए इस प्रकार के वाक्यों का उपयोग ना करें। आप उसकी जगह दिस इज अमित, आई एम अमित या माई नेम इज अमित, इस प्रकार के वाक्यों का उपयोग कर सकते हैं। नाम के बताने के बाद आप अपनी जगह के बारे में बताते हैं कि आप कहाँ से हैं या किस जगह से हैं। यहाँ पर भी दो स्थिति हो सकती है कि आप जब इंटरव्यू दे रहे हैं तो इंटरव्यू देने के लिए कहीं और गए हो, या आप जिस व्यक्ति को अपना परिचय दे रहे हैं वो उस व्यक्ति को परिचय आप अपने शहर से कहीं और दूसरे शहर में जाके दे रहे हो, या फिर उसी शहर में दे रहा हूँ। तो पहली स्थिति में अगर देखें आप उसी जगह से दे रहे हैं तो हम बोलेंगे आई बिलोंग टू इटसेल्फ, आई बिलोंग टू सिटी का नाम फिर इटसेल्फ। अगर हम दूसरे शहर में जाके दे रहे हैं तो हम उसको बताएंगे, जैसे मान लीजिए आप रहते हैं बॉम्बे में और आप उनको कलकत्ता के बारे में बताना चाहते हैं कि मतलब कलकत्ता में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आप बताएंगे कि आप बॉम्बे के रहने वाले हैं। तो आप जो वाक्य है अभिवादन करने के लिए, अपना इंट्रोड्यूशन देने के लिए वो यूज़ करेंगे आई बिलोंग टू बॉम्बे। वहीं पर अगर जो आपका इंटरव्यू वो बॉम्बे में ही है ना, तो आप बोलेंगे आप रहने वाले भी बॉम्बे के, आपका इंटरव्यू भी बॉम्बे में है, तो आप उनको ऐसा बताएंगे ना कि मैं बॉम्बे का ही हूँ। तो उस जगह पर का ही हूँ, ऐसे जगह पर, ऐसे सिचुएशन में आप जो शब्द है सेंटेंस का आखिर में इटसेल्फ लगाते हैं। बस एक इतना सा यहाँ पे अंतर होता है। आई बिलोंग टू बॉम्बे इटसेल्फ, मतलब जिस जगह इंटरव्यू चल रहा है उस व्यक्ति को भी आप बता रहे हैं कि मैं भी बॉम्बे का ही हूँ। या फिर इसके अलावा आप एक अन्य वाक्य भी यूज कर सकते हैं, जैसे आई एम फ्रॉम बॉम्बे या आई एम फ्रॉम लंदन एक्सेट्रा। इसी के साथ जो अगला टॉपिक होता है वो होता है फैमिली। जब आप अपना परिचय देते हैं तो स्थान के बाद आप अपने परिवार के बारे में भी बताते हैं। अपने परिवार के बारे में बताने के लिए आप इस वाक्य का उपयोग कर सकते हैं, जैसे इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर आई हैव एन एल्डर ब्रदर, या फिर आई हैव एन एल्डर सिस्टर, आई हैव अ यंगर ब्रदर, या फिर आई हैव अ यंगर सिस्टर। अगर आपके दो बड़े भाई हैं तो आप बोलेंगे टू एल्डर ब्रदर्स, अगर दो छोटी बहनें हैं तो आप बोलेंगे टू एल्डर सिस्टर। यंगर मतलब जो होता है वो बड़ा छोटा होता है, और एल्डर मतलब छोटा, वो बड़ा होता है। टू यंगर ब्रदर्स और टू यंगर सिस्टर्स, अगर आपके दो बड़े भाई हैं और दो बड़ी बहनें। अगर आपकी एक बड़ा भाई है और एक छोटी बहन है तो आप बोलेंगे एन एल्डर ब्रदर एंड यंगर सिस्टर। अगर आपके परिवार में आपके साथ आपकी दादी माँ नहीं रहती तो आप सेंटेंस का उपयोग करेंगे इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव एन एल्डर ब्रदर और एन एल्डर सिस्टर। इसी प्रकार से फैमिली के बाद आप अपने क्वालिफिकेशन के बारे में बताते हैं। क्वालिफिकेशन में जो नीचे दिए गए सेंटेंस है इसको ध्यान से समझिएगा। आई एम इन क्लास 6, आई एम इन क्लास 8, आई एम इन क्लास 9, ये चल जाता है, ये सही होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे बोलते हैं आई एम इन क्लास 6th, था लगाते हैं, th वर्ड का यूज करते हैं, आई एम इन क्लास 7th, तो इस सेंटेंस के हिसाब से ये गलत होगा। यहाँ पे आपको जब भी आप आई एम इन क्लास लिखते हैं तो उसके साथ आपको 6, 7, 8 या 9 इंडिविजुअल क्लास लिखना है, उसमें th नहीं लगाना। वहीं पर अगर आप इस वाक्य को इस तरह से बताते हैं आई एम इन क्लास, आई एम इन 6th स्टैंडर्ड, आई एम इन 7th स्टैंडर्ड, आई एम इन 8th स्टैंडर्ड, तो इस सेंटेंस में जो है वो आप th वर्ड का यूज करेंगे, जिसमें 6th 7th इस तरह से आपको वहां पे बताना है कि आप कौन सी क्लास। इसी प्रकार से जब आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप बताएंगे आई एम ए ग्रेजुएट या फिर आई एम ए पोस्ट ग्रेजुएट। इसी प्रकार से अगर आप अपने सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहते हैं कि आपने मतलब ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट से किया है, या पोस्ट ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट से किया है, या डॉक्टरेट कौन से सब्जेक्ट से किया है, तो हम बताएंगे आई एम बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक साइंस, आई एम बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, या फिर आई एम पीएचडी इन मैथ, या फिर आई एम पीएचडी इन साइंस। इसी प्रकार से अगर आप कोई सी डिग्री कर रहे हैं, 12th के बाद हैं, कोई सी डिग्री कर रहे हैं, सॉरी 12th में हैं या 12th के बाद हैं,
ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो आप बताएंगे आई एम परसुइंग बीटेक या फिर आई एम परसुइंग बीएससी मैथ्स। इसी प्रकार से अगर आप ये बताना चाहते हैं कि अभी आप पढ़ रहे हैं और पढ़ते टाइम जो आपका ईयर है और या जो सेमेस्टर है वो करंटली जो भी चल रहा हो वो आपको बताना चाहिए। जैसे आई एम इन बीए सेकंड ईयर, यहाँ पर आप बता रहे हैं कि आप बीए के द्वितीय वर्ष में। क्वालिफिकेशन के बाद कुछ लोगों की खास क्वालिफिकेशंस या स्किल्स भी होती है जिन्हें एडिशनल क्वालिफिकेशन या स्किल्स कहा जाता है। ये आमतौर पर उन लोगों की होती है जिन लोगों ने किसी प्रकार का काम या स्किल्स को किसी खास जगह से सीखा हो। जैसे आई हैव डन 6 months बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट इन दिस ईयर। इस वाक्य का उपयोग करके आप अपने बारे में ये बता सकते हैं कि जैसे आपने अपना एक कंप्यूटर का कोर्स किया है या टाइपिंग का कोर्स किया है या सिलाई का कोर्स किया है, वो कोर्स आपने कौन से संस्था से किया है, वहाँ पे इंस्टीट्यूट की जगह पर उस संस्था का नाम लिख दीजिए। कौन से साल में किया है, इस वाक्य में ईयर की जगह उस साल का नाम लिख दीजिए। इसी प्रकार से एडिशनल क्वालिफिकेशन बताने के लिए आप अन्य वाक्य का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आई हैव डन 6 months कोर्स और आई हैव डन 6 months डिप्लोमा ऑन DCA फ्रॉम PC लैब इन 2019। इसी प्रकार से एडिशनल क्वालिफिकेशन या स्किल्स के बाद आप बताएंगे अपने बारे में एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में जब आप मतलब आपको किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं है, आप जस्ट 12th पास हुए हैं या आप जस्ट ग्रेजुएशन पास किए हैं या फिर आप जस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन पास किए हैं और इनके बाद आप नौकरी में जा रहे हैं पास करने के बाद जस्ट बाद ही, तो आप उस जगह पर बताएंगे कि आई एम अ फ्रेशर। अगर आपको 2 साल का अनुभव है, 3 साल का अनुभव है किसी खास क्षेत्र में, जैसे वेब डेवलपमेंट में या इवेंट मैनेजमेंट में, तब आप बताएंगे आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन वेब डेवलपमेंट या आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन वेब डेवलपमेंट। इसी प्रकार से अगर आप किसी कंपनी का नाम और पोजीशन भी बताना चाहते हैं तो आप इस वाक्य का इस्तेमाल कर सकते हैं, आई हैव 2 years एक्सपीरियंस वर्किंग विथ TCS एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसी प्रकार से एक्सपीरियंस के बाद आप अपना बताते हैं हॉबी। हॉबी जो होता है वो कई प्रकार की हो सकती है, इसमें बस पहले सेंटेंस को आपको ध्यान देना है। माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। जब भी ये शब्द आप बताएंगे लिसनिंग, लिसनिंग के बाद हमेशा टू आता है। हॉबी में अगर आप लिसनिंग यूज कर रहे हैं तो उसके बाद टू जरूर लगाएं। बाकी सेंटेंस में जो भी आपकी हॉबी है आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, जैसे माई हॉबी इज रीडिंग बुक, माई हॉबी इज डांसिंग, माई हॉबी इज सिंगिंग। अगर आपको इसके बारे में कुछ विशेष करके बताना है, जैसे माई हॉबी सिंगिंग ओल्ड सॉन्ग, पुराने गाना मतलब गाना आपको पसंद है, तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि माई हॉबी की जगह आप लोग आई लव शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आई लव डांसिंग, आई लव रीडिंग एक्सेट्रा। इसके बाद जो आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं उसको एंड करते हैं और एंड करते टाइम आप इस वाक्य का उपयोग कर सकते हैं, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। कई बार ऐसी स्थिति भी आ सकती है जिसमें आप अन्य व्यक्ति को अपना परिचय देना चाहते हो। जैसे एक व्यक्ति जो है वो अपने दोस्त को लेकर आया है किसी अन्य व्यक्ति को मिलवाने के लिए, तो ऐसी स्थिति में उनके बीच में जो कन्वर्सेशन होगा वो कैसा होगा परिचय देने के लिए। जैसे रवि लेट मी इंट्रोड्यूस माय फ्रेंड, फिर उसके बाद रवि उससे आप बोलेंगे रवि दिस इज मुकेश, और मुकेश से बोलेंगे मुकेश दिस इज रवि। इसके बाद जो रवि और मुकेश है वो आपस में एक दूसरे से बात करेंगे। रवि बोलेगा नाइस टू मीट यू और मुकेश बोलेगा नाइस टू मीट यू टू। इसी प्रकार से दूसरे लोगों को जब हम परिचय कराते हैं तब हम ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैं आई इंट्रोड्यूस अवर न्यू मेंबर, हाय विकास दिस इज लकी माय फ्रेंड, डू यू नो देवेश, हैव यू मीट मयंक, लेट मी इंट्रोड्यूस माय वाइफ, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू डॉक्टर नितिन राठौर, मार्क दिस इज आशीष माय मैथ टीचर, आई डोंट थिंक यू नो पूजा, पूजा दिस इज ज्योति। चलिए इसी के साथ देखते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने ग्रीटिंग्स, उसके मीनिंग और उसके यूज़ को देखा, और इंट्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, इंट्रोडक्शन कैसे किया जाता है, परिचय कैसे किया जाता है, और दूसरे लोगों को इंट्रोड्यूस कैसे कराया जाता है, इसके बारे में हमने समझा। हमारे ये जो बुक है क्लास 10 प्रोबेबिलिटी स्किल्स की, इसका जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस प्रकार रहेगा। आपका जो यूनिट 1 है वो 7 मार्क का है। इसमें जो क्वेश्चंस मार्क के जो अलॉटमेंट है वो होंगे एक मार्क वाले 2 क्वेश्चन और 5 मार्क वाले 1 क्वेश्चन।
इसी के साथ जो अगला टॉपिक होगा हमारा क्लास 9 का, वो होगा यूनिट 1 का कम्युनिकेशन स्किल्स का चैप्टर 8 ट्रैकिंग आउट सेल्फ, जो आपको आपकी बुक के पेज नंबर 55 पे मिलेगा। इसमें जो टॉपिक्स कवर किए जाएंगे वो होंगे टॉकिंग अबाउट सेल्फ और फिलिंग फॉर्म। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1442 5 पर संपर्क करें।